मैं विशंबर दयाल साई का जन्म राशि करने वाला पृथ्वी। आज हम ये पार्ट थर्ड में राजनीतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर अर्थात प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचार के इतिहास में आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्कालीन यूनानी नगर राज्य में निरंतर परिवर्तन हो रहा था। सामान्यतः क्रांति शब्द का प्रयोग जनता के द्वारा किए जाने वाले सशस्त्र विद्रोह के रूप में किया जाता है, लेकिन अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग सशस्त्र विद्रोह के रूप में नहीं किया है, बल्कि उनके अनुसार संविधान में होने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन अपनी क्रांति होता है। जिस प्रकार से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, 1917 में रूस में जिस प्रकार की बोल्शेविक क्रांति हुई, उस क्रांति के अर्थ के रूप में अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसका केवल प्रयोग संविधान में होने वाला प्रत्येक छोटा जो बड़ा परिवर्तन होता है उसका आशय, उसका अभिप्राय अरस्तु ने क्रांति के रूप में लिया है। सामान्यतः अरस्तु अनुसार क्रांति के 5 प्रकार की होती है, अर्थात सामान्यतः क्रांति 5 प्रकार की होती है। पहली जो क्रांति होती है रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। जब देश के संविधान में हिंसक घटनाओं के माध्यम से, रक्तपात की घटनाओं के माध्यम से अगर संविधान में इसका परिवर्तन होता है तो वह क्रांति रक्तहीन क्रांति कहलाती है। लेकिन जब देश के संविधान में बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के साधनों के जब संविधान में कोई परिवर्तन होता है तो वह क्रांति रक्तहीन क्रांति कहलाती है। अर्थात हिंसक साधनों के माध्यम से संविधान में होने वाला परिवर्तन रक्तहीन क्रांति कहलाती है, और इसके विपरीत जिस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह क्रांति रक्तहीन क्रांति कहलाती है। दूसरा क्रांति का जो प्रकार होता है वाग्विरोधी क्रांति। प्राय लोकतंत्र में नेताओं के द्वारा अपने दूसरे भाषणों के माध्यम से जन सामान्य को सरकार को भड़काने का जो प्रयास किया जाता है, और जनता के द्वारा किए गए विद्रोह के कारण जब संविधान का परिवर्तन होता है वो क्रांति वाग्विरोधी क्रांति कहलाती है। अर्थात दूसरे भाषणों के माध्यम से नेताओं के द्वारा लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जिस प्रकार के परिवर्तन संविधान में करवाए जाते हैं वो क्रांति वाग्विरोधी क्रांति कहलाती है। और तीसरी जो क्रांति का जो प्रकार होता है पूर्ण क्रांति और आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति का मतलब ये होता है कि जब देश के संविधान की संपूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाता है, अर्थात जब देश के संविधान को पूर्ण से बदल दिया जाता है तो क्रांति पूर्ण क्रांति कहलाती है। लेकिन जब संविधान किसी धारा विशेष में ही परिवर्तन किया जाता है, अर्थात संपूर्ण संविधान की व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार नहीं किया जाता है, बल्कि किसी धारा विशेष को ही बदलने के प्रयास किए जाते हैं तो क्रांति आंशिक क्रांति कहलाती है। अर्थात वह क्रांति जब पूर्ण होता है, संविधान में चेंज होता है, पूर्ण क्रांति होती है, लेकिन संविधान के धारा विशेष में परिवर्तन किया जाता है तो वह क्रांति आंशिक क्रांति कहलाती है। और अगला जो क्रांति का प्रकार होता है व्यक्ति क्रांति और गैर व्यक्ति क्रांति। जब शासन सत्ता में किसी व्यक्ति विशेष को हटा करके देश के संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो वह क्रांति व्यक्ति क्रांति कहलाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष को न हटा करके संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो वह क्रांति गैर व्यक्ति क्रांति कहलाती है। और अगली जो क्रांति का जो प्रकार की बात की जाती है वह क्रांति होती है समूह विशेष की क्रांति। जब शासन सत्ता में किसी समूह विशेष के विरुद्ध परिवर्तन किया जाता है, उसको हटाया जाता है, उसका पदस्थ किया जाता है और उसके स्थान संविधान परिवर्तन किया जाता है तो वह क्रांति विशेष क्रांति कहलाती है। तो क्रांति अकॉर्डिंग संविधान में होने वाला जो परिवर्तन होता है इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रक्तपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, वाग्विरोधी क्रांति होती है, व्यक्ति क्रांति, गैर व्यक्ति क्रांति, समूह विशेष की क्रांति, आंशिक क्रांति और पूर्ण क्रांति। अब बात आती है कि क्रांति के मुख्य कारण क्या है। लेकिन जिस प्रकार से क्रांति के बहुत सारे कारण होते हैं, सामान्यतः अरस्तु ने क्रांति के 3 प्रमुख कारण बतलाए हैं। पहला क्रांति का कारण होता है सामान्य जो कारण होते हैं, क्रांति के विशिष्ट कारण होते हैं, और शासन व्यवस्था में विद्यमान कुछ प्रकार की जो कारण होते हैं जिनके कारण संविधान परिवर्तन किए जाते हैं। क्रांति के जो सामान्य कारण होते हैं इसमें पहली बात की जाती है कि प्रजातंत्र में सदैव जो व्यक्ति होता है वह सदैव अपनी तुलना अन्य व्यक्तियों से करता है। अर्थात व्यक्ति महसूस करता है, व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं समान रूप से उत्पन्न होने के कारण, जन्म लेने के कारण मेरे पास अन्य व्यक्ति के पास जिस प्रकार की सुविधाएं होती है सुविधाएं मेरे पास नहीं है। अर्थात 2 प्रकार की होती है, एक योग्यता संबंधी होती है, एक संख्यात्मक अनुपात दर्शक की बात की जाती है। तो इसलिए सदैव व्यक्ति लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अन्य व्यक्ति जिस प्रकार को तुलना करता है उस समय के बाद उसमें संतोष की भावना हो जाती है, और जैसे ही उस समय के बाद विद्रोह हो जाता है और संविधान परिवर्तन किए जाते हैं। ये क्रांति के सामान्य कारण होते हैं। अगली बात करते हैं क्रांति के विशिष्ट कारण। इनके अलावा क्रांति के बहुत सारे विशेष कारण बदले जा सकते हैं, और उसके अंदर पहला क्रांति का कारण होता है, नंबर 1 कारण बनाए जा सकते हैं विदेशियों के आगमन पर कोई प्रतिबंध न होना। कई बार
शासक वर्ग की लापरवाही के कारण, शासक की उदासीनता के कारण विदेशी लोग किसी दूसरे राज्य में आके बस जाते हैं, लेकिन वे उस क्षेत्र की जनता के साथ वे भावात्मक रूप से उनके समझ साफ नहीं हो पाते हैं, वे नहीं जुड़ पाते हैं। और जैसे ही समय मिलता है तो समय के अवसर मिलते ही उनके द्वारा शासक वर्ग के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। इसलिए विदेशों के किसी भी राज्य में आने की अगर खुली छूट होती है, इसका कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो उससे भी क्रांति होती है। दूसरा कारण की जो बात की जाती है, कारण की बात की जाती है शासक वर्ग की दृश्यता और लाभ की लालसा। कई बार शासक वर्ग के द्वारा जनहित स्थान के अपने ही हित में शासन करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात निरंतर जनहित की अवहेलना की जाती है, जन कल्याण की कार्य की अवहेलना की जाती है और केवल अपना ही घर भरने की कोशिश जाती है, केवल अपने ही वंश में राज करने की कोशिश जाती है, राज्य करने की कोशिश जाती है, तो इससे भी क्रांति होती है। तीसरा जो क्रांति के कारण बताया जा सकता है, सम्मान प्राप्त करने की लालसा। कई बार लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों में सम्मान प्राप्त करने की लालसा होती है, इच्छा होती है, लेकिन कई बार जब शासक वर्ग के द्वारा अनुचित ढंग से किसी भी व्यक्ति को या वर्ग विशेष को सम्मानित किया जाता है या अपमानित किया जाता है, तो उससे भी राज्य में क्रांति होती है। इसलिए बिना पात्रता के अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है या उसे सम्मानित किया जाता है या उससे अपमानित किया जाता है, तो उससे भी क्रांति होती है। अगला क्रांति कारण होता है भय। भय व्यक्ति को दो प्रकार से क्रांति करने प्रेरित करता है। सदैव व्यक्ति को एक भय सताता रहता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी समस्या को ऐसा महसूस होता है या महसूस करता है या अनुभव करता है कि मेरे साथ अन्याय होने वाला है और मुझे दंड मिलने वाला है। इसलिए व्यक्ति अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय की संभावना से बचने के लिए विद्रोह कर देते हैं और कई बार दंड से बचने के लिए भी विद्रोह किया जाता है। तो इसलिए कई बार जो क्रांति होती है, शासक वर्ग की लालसा के कारण, भ्रष्टा के कारण, गलत ढंग से व्यक्ति को अनुचित ढंग से यदि अपमानित किया जाता है या सम्मानित किया जाता है, तो उससे भी क्रांति होती है। क्रांति के और भी कारण बताए जा सकते हैं, जिस प्रकार से संतुलन होना। सामान्यतः जब राज्य में दो ही वर्ग होते हैं, लेकिन उनमें शक्ति संतुलन होता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग ये महसूस करता है कि मैं दूसरे वर्ग को उसी प्रकार से प्रताड़ित कर सकता हूँ, उसे अपमानित कर सकता हूँ, पराजित कर सकता हूँ, तो शक्ति संतुलन होने के कारण भी राज्य में क्रांति होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब राज्य में निर्बल पक्ष होता है और जो सबल पक्ष होता है, निर्बल पक्ष कभी भी सबल पक्ष के विरुद्ध विद्रोह नहीं करता है, अर्थात उसे दबाने की कोशिश नहीं करता है, उसे पराजित करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब दोनों पक्षों में समान स्थिति होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, तो दोनों ही जब राज्य में शक्ति संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, शक्ति संतुलन की स्थिति होती है, तो निश्चित रूप से उससे कहीं न कहीं प्रकार से क्रांति होने की बहुत अधिक संभावनाएं प्रतीत होती ही देती हैं। क्रांति के अन्य कारण बताए जा सकते हैं कि राज्य में अल्प परिवर्तन की अपेक्षा करना। कई बार शासक वर्ग की लापरवाही के कारण, शासक वर्ग की उदासीनता के कारण राज्य में जब छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रकार से समय रहते हुए इस प्रकार के परिवर्तनों पर शासक के द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जब राज्य की उदासीनता के लापरवाही इस प्रकार के अल्प परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है, तो कुछ समय के बाद राज्य में क्रांति हो जाती है। इसी प्रकार से जब राज्य में अनेक जातियों के लोगों का निवास होता है, तो उनमें भी कहीं न कहीं इस प्रकार की कठोरता पाई जाती है, अर्थात उनके सभी के अलग अलग अपनी भाषाएं होती हैं, संस्कृति होती है, कल्चर होती है, सोसाइटी होती है, इसलिए भी राज्य में क्रांति होती है। अब बात करते हैं विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति के कारण। राजतंत्र में जहाँ तक बात की जाती है, जब राज्य के प्रशासन की बात एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, तो वह राजतंत्र कहलाता है। जब राजा के द्वारा मनमाने ढंग से न केवल कानून बन जाते हैं, बल्कि उन कानून को बलपूर्वक जनता पर थोपने के प्रयास किए जाते हैं, अर्थात जब राजतंत्र नपुंसकतंत्र में बन जाता है, तो जनता के द्वारा राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। इसलिए विद्रोह के कारण भी राज्य में क्रांति होती है, संविधान में परिवर्तन किया जाता है। कई बार राजतंत्र में पारिवारिक जो कलह की स्थिति होती है, राज होने की स्थिति होती है, इसको लेकर के भी उन्हें बीच इस प्रकार की असंतोष की भावना होती है, मनमुटाव होता है, उसमें पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है, जिससे भी राज्य में क्रांति होती है। तो राजा के द्वारा जब राज्य के जनता के हित के स्थान पर अपने ही वर्ग में, अपने ही वंश में राज करने की कोशिश जाती है और निरंतर जनहित की अवहेलना की जाती है, तो उससे भी क्रांति होती है। उसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्रांति के जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है कि लोकतंत्र में सदैव व्यक्ति के पास इस के बहुत सारे अपने अधिकार, राइट्स होते हैं, जिनको लेकर के वे कहीं न कहीं किसी प्रकार सरकार की समय डिमांड करते ही रहते हैं। अर्थात लोकतंत्र में नेताओं के द्वारा जनता में अपनी पैठ जमाने के लिए, जनता से सस्ती लोकता अर्जित करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ की प्राप्ति करने के लिए, अपनी राजनीति को सीखने के लिए जनमानस को, जन सामान्य को जनता को भटकाने के प्रयास किए जाते हैं। इसलिए भी राज्य में क्रांति होती है। लोकतंत्र में सदैव प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से तुलना करता है और
कुछ समय के बाद की आर्थिक जो असमानता स्थिति होती है उसके कारण भी क्रांति हो जाती है। तो प्रजातंत्र में बात की जाए, राजनीति में बात की जाए, लोकतंत्र में बात की जाए, संयंत्र लोकतंत्र बात की जाए, पूरी धनीतंत्र में बात की जाए, धनीतंत्र में क्रांति का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि धनीतंत्र में शासकों के द्वारा धनी व्यक्ति में शासन करने का किया जाता है। आज हम केवल इतना ही करेंगे, बाकी अपन कल करेंगे।